बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गजल अशरफ। मैं हूं हुसैन लियाकत। इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और आप लोग यकीनी तौर पे बारिश को भी इंजॉय कर रहे होंगे, बर्फबारी को भी इंजॉय कर रहे होंगे। हम अभी शो में आने से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि बारिश हो रही है या नहीं। असल में वो ऊपर हम सईद साहब से भी यही पूछ रहे थे ना, उन्होंने कहा जी बारिश हो रही है ना होने के बराबर है। तो मैं उनको बता रहा था कि सर्दियों की बारिश होती है ऐसी है, ये ना होने के बराबर होती है, लेकिन इससे सर्दी में भी इजाफा हो जाता है, पहाड़ों पे बर्फबारी भी होती है। गर्मी में ना हमने देखा है कि एक मूसलाधार बारिश का स्पेल होता है और वो सैलाब की सूरत इख्तियार कर जाता है। फिर आप ये देखें कि रोड्स के ऊपर पानी आपको नजर आता है। सर्दियों में आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी बारिश चलती रहती है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी पहली स्टोरी भी इसे रिलेटेड है और हम बात करेंगे मरी के हवाले से। मरी में बर्फबारी का चौथा स्पेल हो चुका है और सयाह मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। दरख्त, छतें और सड़कें बर्फ़ से ढक गई हैं, जबकि मॉल रोड और गलियात की फ़ज़ाओं में ठंडी हवा और बर्फ़ के गिरते गिरते मनाजिर ने सयाहों को यादगार लम्हात दे दिए। ताहम मुसलसल बर्फबारी के बायस मरी में ट्रैफिक और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने मुतादिद रास्ते भी बंद कर दिए हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक मरी में दाखिले की इजाज़त सिर्फ उन अफराद को दी जाएगी जिनके पास होटल की बुकिंग का टिकट मौजूद हो या फिर मरी के वो मुस्तकिल रिहायशी हों। इस इक़दाम का मकसद रश कम करना, ट्रैफिक जैम से बचाव और किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू की सहूलियात को यकीनी बनाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने ना माजी में देखा है कि बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जब रास्ते खोल भी दिए जाते हैं, लोग जाते भी हैं, फिर वहाँ पर रहते भी हैं और फिर कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो जाता है। तो ये आपके लिए है कि रास्ते इसलिए बंद किए जाते हैं ताकि जो रश हो जाती है उससे थोड़ा सा जो है ना लोग एहतियात करें और एहतियाती तदाबीर के साथ ही बाहर निकलें, क्योंकि स्नोफॉल को तो हर कोई एंजॉय करता है, सबको अच्छी भी लगती है, लेकिन कभी कभार ये जहमत भी बन जाती है जब आप बिल्कुल ना अंधों की तरह जाना शुरू कर देते हैं और कोई एहतियाती तदाबीर भी आप लोग नहीं लेते। तो मरी की सूरत हाल, यहाँ बारिश है तो वहाँ स्नोफॉल हो रही है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमारे दोस्त हैं जवाद साहब, उनके साथ कल बात कर रहे थे आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहब जो कि DC मरी हैं। सो उन्होंने भी यही दो बातें कही कि जिनके पास होटल्स का टिकट होगा वो आ सकते हैं या फिर मरी के लोकल आ सकते हैं। लेकिन मेरी DC साहब से भी गुजारिश होगी और मरी की जितनी भी इंतजामिया मुझे सुन रही है कि ये सिर्फ मरी के लोकल्स के लिए आप अलाउ ना करें। ये जो मरी की गुजरगाह है ये बहुत दूर तक लोग यूज़ करते हैं, मुजफ्फराबाद के लोग यूज़ करते हैं, अटमकाम के लोग यूज़ करते हैं, केरन शारदा के लोग यूज़ करते हैं, दीरकोट के लोग यूज़ करते हैं। सो ये तमाम तर इलाके के जितने भी लोग हैं, अगर इनके पास इन इलाकों का मुस्तकिल पता मौजूद है या ID कार्ड मौजूद है तो आप इनको भी अलाउ कीजिए। और वो जो एक्सप्रेस वे है ना, उसको लोअर टुपर वाली साइड से वैसे भी वो खुली होती है ताकि वहाँ से वो अगर वो मकामी है वहाँ के तो फिर तो उनको अलाउ किया जाना चाहिए। ना हम वो कैटेगराइज कर देते हैं कि मरी के मकामी अफराद, लेकिन ये सिर्फ मरी की गुजरगाह नहीं है बल्कि ये कश्मीर की गुजरगाह भी है, मुजफ्फराबाद की भी है, दीरकोट की भी है, तो उन सबको अलाउ करना चाहिए। सब अगर वहाँ के मकामी है तो उनको भी अलाउ किया जाना चाहिए। ज़ाहिर है लोगों के काम काज भी होते हैं इस सारी सूरत हाल के साथ साथ। अब आगे बढ़ते हैं जी और आपको खबर देते हैं। आपको याद होगा कि अब से कुछ रोज़ पहले हमने आपको पालतू शेर के हवाले से बताया था जिसे जख्मी कर दिया था और फिर कानून पहले से भी मौजूद थे, उसके बाद एक शिक भी मौजूद थी कानून में। लेकिन अब हुआ कुछ यूं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सूबे भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाज़त को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर में 8 साला बच्चे वाजिद पर पालतू शेर के हमले और बच्चे के बाजू ज़ाया होने के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आला ने वाक़े और हक़ाइक़ को दानिस्ता छुपाने और मकामी अस्पताल में बाजू काटने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। उन्होंने नन्हे वाजिद और वालिदैन से हमदर्दी का इजहार किया और बच्चे की मुकम्मल तिबी देखभाल की हिदायत की है। मज़ीद कहा गया कि इससे पहले पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत शराइत व ज़वाबित के साथ पालतू वाइल्ड किट्स रखने के लाइसेंस जारी होते रहे हैं। ताहम वज़ीर-ए-आला ने कानून से वाइल्ड किट्स रखने के शिक ख़त्म करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने सूबे भर में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करके मुख्तलिफ शहरों से 57 शेर बरामद करके 8 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो फाइनली आई थिंक सम गुड न्यूज़ फ्रॉम पंजाब, जिसमें वाइल्ड कैट्स के हवाले से अब जिक्र हो रहा है और उनको ना रखने के हवाले से जो कानून साजी में हमें एक रिलैक्सेशन नज़र आती थी वो अब रिलैक्सेशन नहीं है। और आप शेर को अगर रखेंगे तो फिर एक कानून और कायदे के तहत और उसी इलाके में जिस तरह से हमने पहले बात की थी वहाँ पे रख सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा मुझे इक़दाम नज़र आता है पंजाब गवर्नमेंट का कि कोई भी अगर वाक़या होता है
और या फिर वो सोशल मीडिया या मीडिया की जीनत बनता है, तो उसके बाद उसके ऊपर हमें एक्शन होता हुआ नज़र आता है, कानून बनता हुआ नज़र आता है और कानून में इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र आती है। दीगर सूबे में हमने देखा है कि शोर जब बिल्कुल अपने उरूज पे पहुंचता है तो उसके बाद ही उसके ऊपर अमल दरामद होता है। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक ज़बरदस्त खबर है जो कि मैंने आपको देनी है। अमेरिकन रॉक क्लाइंबर के हवाले से ये खबर है, एलेक्स हॉलैंड, जिन्होंने इतवार को ताइवान की मशहूर और दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक ताइपे 101 को बगैर रस्सी और बगैर किसी हिफाजती जाल के सर कर लिया है। इस दौरान हज़ारों शायकीन उन्हें खुशी से लहराते हुए, हाथ लहराते हुए और नारे लगाते हुए देखते रहे। हॉनल ने 91 मिनट में इस फ्री सोलो चैलेंज को मुकम्मल किया। ये चढ़ाई नेटफ्लिक्स पर प्रोड्यूस की गई और बराह रास्त इसको नशर भी किया गया। ये मुहिम बारिश के बायस एक दिन मुअख्खर करने पड़ी थी और हॉनल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ताइपी को देखने का ये खूबसूरत तरीका, जिसकी बुलंदी अगर बात की जाए तो उसकी 1667 फीट बुलंद है और ताइपे 101 शहर का एक बड़ा सियाती मरकज़ भी है और ये 2004 से लेके 2010 तक दुनिया की बुलंद तरीन इमारत रही है। और हॉनल ने बताया कि उन्होंने एक वक्त में बगैर इजाज़त चढ़ने का सोचा, लेकिन फिर इमारत के एहतराम और इसकी टीम के एहतराम में, जिसने मुझे इसे देखने की इजाज़त दी, मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं लोगों का एहतराम करूँगा और देखूँगा कि कब हालात मुनासिब होते हैं। और ताइवान के सियासतदानों ने भी सोशल मीडिया पर हॉनल्ड और नेटफ्लिक्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ताइवान को आलमी खबरों में एक मुख्तलिफ जाविये से नुमाया किया और जो अमूमन सेमी कॉन्ट्रैक्टर सनत या फिर चीन की फौजी धमकियों के बायस ताइवान को हम खबरों में देखते हैं। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं हम इस प्लेटफॉर्म से उनको भी कि उन्होंने बगैर किसी हिफाजती जाल के ये सर कर ली बिल्डिंग। और काफ़ी मुश्किल भी लग रही है, वीडियो में जिस तरह से मैं देख रही थी काफ़ी लोग उनको सराह भी रहे थे। चले वो मोटिवेट किया जा रहा था लोगों की जानिब से उनको, लेकिन फिर भी एक ख़तरनाक अमल था जिसको उन्होंने सर कर लिया। और अब जब उन्होंने ये सर कर लिया है तो फिर मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में और भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स होंगी जिनको खलीफा है ना वो भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, फिर उस पर तबसरा करेंगे। जी, तो ये अभी आपने वीडियो तो मुलाहिजा कर ली और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोग इस वक्त देख चुके होंगे जब हम ये वीडियो उनके साथ या फिर स्टोरी शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक मुख्तसर सी वीडियो ने गैर मामूली तवज्जो हासिल कर ली है, जिसमें एक पेंगुइन अपनी कॉलोनी से अलग होकर बर्फ से ढके पहाड़ों की समत बढ़ता दिखाई देता है और इस मंजर को 2026 के वायरल तरीन क्लिप्स में शुमार किया जाने लगा है। सार्फिन ने इसे नेलेस्ट पेंगुइन का नाम दे दिया है, किसी ने इसे खामोश बगावत की अलामत करार दिया है, किसी ने इसको ज़हनी थकन या फिर समाजी दबाव से फ़रार का इस्तिआरा बनाया है, जबकि कई अफराद ने अपनी ज़ाती ज़िंदगियों से इसको मुंसलिक करके एहसासात इस पेंगुइन से जोड़ दिए। और तहकीक करने पर जब मालूम हुआ कि ये वीडियो किसी हालिया वाइल्ड लाइफ फुटेज का हिस्सा नहीं है बल्कि 2007 में रिलीज होने वाली एक डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड से ली गई है, जिसे मारूफ जर्मन फिल्म साज ने बनाया था। ये फिल्म अंटार्कटिका में मौजूद इंसानों, साइंसदानों और वहाँ के जानवरों की ज़िंदगी पर मबनी है। और फिल्म के आखिरी हिस्से में एक मंजर दिखाया जाता है जिसमें एक एडिली पेंगुइन अचानक समुंदर की तरफ जाने के बजाय रुख मोड़कर बर्फानी अंदरूनी इलाकों की जानिब चल पड़ता है। और इसी मौका पर हरजोग तबसरा करते हैं कि ये सफ़र गालिबन मौत पर मुंतज होगा और उन्होंने इसे मौत की जानिब मार्च कहा था। और उन्होंने कहा था कि अगर इस पेंगुइन को रोका भी जाए लेकिन ये वापस पहाड़ों की तरफ जाएगा। और उनका सवाल था कि आखिर ऐसा क्यों। तकरीबन 19 वर्ष बाद यही मंजर दोबारा सामने आया और डिजिटल दुनिया में जज्बाती रद्द-ए-अमल की लहर दौड़ गई। इकनॉमिक टाइम्स समेत कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वीडियो की मकबूलियत की असल वजह उसका हयातियाती पहलू नहीं बल्कि वो जज्बात थे जो नाज़रीन ने इसमें तलाश कर लिए। और आज के दौर में आप देखें ना तो यही चीज़ें हो रही हैं। आप जहनी दबाव या फिर गैर यकीनी की सूरत हाल है, मुस्तकबिल और समाजी तवक्कुआत से लोग घिरे हुए हैं, फिर एक पेंगुइन का खामोशी से सब कुछ छोड़कर चलना बहुत मिलियंस ऑफ पीपल को इसने इंस्पायर किया और अपनी कहानी महसूस कर रहे हैं लोग इसमें। फिर पेंगुइन कुछ कह भी नहीं रहा था मगर सार्फिन अपनी खामोशियाँ और थकन उस पर डाल रहे थे और यूँ ये मंजर एक अलामत बन गया है। बिल्कुल ऐसी है और ये वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियो है जो इस वक्त आपने देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया इसका मकसद क्या था। और ये एक सोशल मीडिया का मिजाज भी है कि हम इस तरह की
जो वीडियोज़ हैं उनमें से हर शख्स कोई ना कोई मतलब निकाल लेता है और अपने लिए, जिस तरह से गज़ल ने कहा ना कि मुख्तलिफ लोगों ने इसको मुख्तलिफ जावियों से देखा, तो हर कोई इसको एक अलग जाविये से देख रहा है। और सोशल मीडिया में होता यही है कि आप अगर कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसको उसके मुख्तलिफ जाविये से देखा जाता है। जिसकी जो सोच होती है, जो जिस परेशानी में होता है वो उसी परेशानी में, या जो जिस इंजॉयमेंट में होता है वो उसी इंजॉयमेंट में वो कंटेंट देख रहा होता है और उसको जो है वो एक्सप्लेन भी कर सकता है उसी तरह से। बहुत सारे लोगों की ये भी कैप्शंस मैंने देखी, लोग लिख रहे थे कि अच्छे लोगों से जब कुछ ना कुछ उनके साथ किया जाता है तो वो इंतकाम नहीं लेते, बल्कि चले जाते हैं, अपनी चीजें समेटते हैं और फिर वो चले जाते हैं और फिर कोई बदला वगैरह भी नहीं लेते। तो हर किसी ने अपनी उठाते और चले जाते हैं हर उन्होंने अपनी जिंदगी से रिलेट करके बहुत सारे लोगों ने इसको मुख्तलिफ कैप्शंस दिए। बिल्कुल ऐसे है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको रावलपिंडी लिए चलते हैं, जहां पे एक अफसोस खबर हमारे सामने आई है। थाना जातली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 दिन के नौमौलूद बच्चे को कत्ल करने वाली मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक ज़ेरे हिरासत खातून नौमौलूद की ताई थी, जिसने ज़ाती रंजिश पर नौमौलूद को घर के कुएं में फेंक दिया। CPO सैयद खालिद महमूद हमदानी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलव्विस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। नौमौलूद के अगवा का मुकदमा वालिद की मदियत में दर्ज हुआ था और जातली में 2 रोज़ कबल दर्ज किया गया था, और ये एक बड़ा होलनाक वाक़या है जिसके हवाले से हम तफसीलात लेंगे। बिल्कुल जी, और तफसीलात लेने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त अनवार अब्बासी साहब। थैंक यू सो मच अनवार फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि असल वजह क्या सामने आई, क्या कोई घरेलू तनाज़ा था और अपनी ही ताई ने इस तरह का अंधुना क्यों इस तरह से अमल किया? देखिए गजल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया तहसील गुजर खान के थाना जातली में ये पेश आया है, जहां पर जो घरेलू रंजिश थी उसकी बेट एक मासूम नौमौलूद बच्चा चढ़ा, जिसकी उम्र सिर्फ 10 दिन थी। जो कमरान शहजाद नामी शख्स ने 24 जनवरी को थाना जातली में एक एप्लीकेशन दी, उस पर FIR का इंदराज हुआ। उसने ये इल्जाम लगाया कि वो मिल में काम करता था, एक कोई नून मिल है, वहां पर काम करता था। उसकी बीवी ने उसे बताया कि उसका बच्चा जो 10 दिन टोटल उसकी एज थी वो घर में नहीं है, गायब है। उसकी बीवी ने उसे बताया कि जो FIR के मुताबिक उसने ये इल्जाम लगाया कि उसकी बीवी ने उसे फोन करके बताया तकरीबन 1 बजे वो घर से अपनी बहन के घर कपड़े देने गई और तकरीबन 10 मिनट बाद वापस आई। घर में उस कमरान शहजाद की माँ, उसकी भाभी और उसकी एक छोटी साली जिसकी उम्र 12 साल थी वो मौजूद थे। उसकी बीवी ने जब मिसमात रिमशा ने उसे बताया कि वो 10 मिनट पहले अपनी बहन के घर गई है और वापस आई है, तो वहां पर कंबल जरूर पड़ा है लेकिन बच्चा नहीं है। उन्होंने घर में हर तरफ तलाश किया, जब बच्चा नहीं मिला तो फिर थाने में इतला दी गई, उस पर उसका FIR का भी इंदराज हुआ। बाद शाम पुलिस ने अपने तौर पर तहकीकात की और चूंकि CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी ने इस पर नोटिस दिया था और जातली पुलिस को ताकीद की थी कि इसकी तहकीकात की जाए और मालूम किया जाए कि बच्चा कहाँ है। बाद जब पुलिस ने तहकीकात की तो बच्चा जो करीब एक कुआं था वहां से मिला, और उसके बाद उसकी जो भाभी थी जिसका नाम बताया जा रहा है सादिया बीबी, उसे गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को सादिया ने बताया कि बच्चा जो कुएं में फेंका गया था ये जाती जो उनकी घरेलू रंजिश थी उसका नतीजा था। और बच्चे अब्बासी साहब मुझे ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी रंजिश थी जिसका मतलब जिसमें एक 10 दिन के बच्चे को आपने बलि चढ़ा दिया। ये एक बड़ा अजीब और गरीब सा वाकया और जो कोई किसी ऐसे दूर दराज इलाके से नहीं है बल्कि रावलपिंडी शहर का वाकया है, जहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं और कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांग है यहाँ की। देखिए, ये हमारे माशरे में तो ये चल रहा है, देवर भाभी की लड़ाई, भाभी दिरानी की लड़ाई, ये हमारे इस माशरे में, सोसाइटी में, खास पर ये बुखार बेल्ट में ये चलता है। और इस पे जो ये कह सकते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक जाती रंजिश थी। अगर भाभीियों की आपस में लड़ाई थी तो उसकी बेट जो है एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी ये चढ़ा, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इस पे जो तहकीकात हुई जिससे मालूम हुआ उसके बाद तो यकीनन पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार भी कर लिया, उसने इतराफ जुर्म भी कर लिया है। लेकिन ये बताया गया, हमें जराये से हमने मालूम किया है कमरान शहजाद से भी, कि ये दोनों उसकी बीवी और उसकी भाभी की आपस की कोई रंजिश बताई गई है, उसकी वजह से इतना बड़ा स्टेप लिया है। सादिया बीबी जो उसकी भाभी थी उसने और उस बच्चे को, मासूम जो बच्चा था, उसे कुएं में फेंक कर उसकी जान ले ली। ये इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है। अच्छा अनवार, ये बताएं कि अभी तक के क्या बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं फैमिली मेंबर्स के भी और मुलजिमा के भी?
देखिए, मुलजमा ने तो इतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस ने ये बताया है कि मुलजमा ने इतराफ़ जुर्म कर लिया और उसने ये एतराफ़ किया है कि उसने बच्चे को जाके करीबी कुएं में फेंका था। अब यकीनन पुलिस ने 363 के तहत एफआईआर का पहले ये इंदराज हो चुका था, 2 दिन कबल हो चुका था और 2 दिन की तहकीकात में पुलिस, रावलपिंडी पुलिस को भी क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह की तहकीकात की गई, जिससे मुलजमा को गिरफ्तार किया, शक की बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया गया, ताहम बाद में तफ्तीश के दौरान उसने ये इतराफ़ जुर्म किया और उसने ये इतराफ़ किया कि ज़ाती रंजिश थी उसके साथ, जिसकी भीड़ वो बच्चा चढ़ा और उसे कुएं में फेंका गया और पुलिस ने मुलजमा को गिरफ्तार कर लिया और मजीद जो है उस पर जो अच्छा, अवैस साहब मुझे ये बताइएगा कि इस मुलजिमा को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब मुझे ये बताइएगा कि इस केस को कितना स्पीड के साथ किया जाएगा, कितना स्पीडी इंसाफ मिलेगा और यकीनी तौर पे एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए और इसको जल्द अज जल्द जो है वो पुलिस को स्पेशल केस के तौर पे निपटाना चाहिए। क्या पुलिस इस हवाले से अपने आप को स्पीड अप किए हुए है? देखिए, पुलिस की हद तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 दिन में पुलिस ने तहकीकात पे जो मुलजमा जो थी उसे गिरफ्तार कर लिया, उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। अब हुसैन, आप भी जानते हैं कि हमारा जो निज़ाम अदल है इसमें कितना स्पीडी यहाँ पे जस्टिस मिलता है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हमारी अदालतों में क्या होता है। पुलिस ने अपना जो काम था वो कर दिया, मुलजमा ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया और करने का भी इंतजाज हो चुका है। अब अदालतों का काम है कि मुलजमा को किस कदर जल्दी, स्पीडी ट्रायल किस तरह के होते हैं। हमारे यहाँ जो लोअर जुडिशरी है वहां पर जो मुकदमात हैं सालों जो गुजर जाते हैं और साइकिन आखिर तंग आकर, आजिज आकर वो खुद जो राजीनामों पे मजबूर हो जाते हैं और सरेंडर कर जाते हैं। अगर स्पीडी जस्टिस मिले और इस जैसे जो बिल्कुल अनवार, हम उम्मीद करते हैं कि इस केस का स्पीडी जस्टिस ही मिल जाए और वालिदैन को भी इंसाफ मिले और इस तरह के प्रेसिडेंट हो गए तो फिर इस तरह के केसेस हम बहुत सारे देखेंगे, क्योंकि पहले भी ये वाकयात हम देखते रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम और यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब बात कर लेते हैं कि हमारी इकॉनमी किस जगह पर चल रही है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की माशी पॉलिसियों और इस्लाहाती इक़दामात को सराहा जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ आलमी सफारतकार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान मिसाली हम आहंगी और ज़िम्मेदाराना किरदार की तारीफ भी कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक आलमी बरादरी का ये बढ़ता हुआ एतमाद हुकूमत के लिए एक अहम मौका भी है, जिसके जरिए ना सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में बढ़ेगी बल्कि और भी बहुत से मौके पैदा हो सकते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। इसी पे बात करने के लिए मारूफ इकोनॉमिस्ट आबिद सुलैरी साहब हमारे से। आबिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह से गज़ल ने अपने इब्तिदाइये में कहा कि आलमी बरादरी का एतमाद बढ़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी, हमारी क़यादत के ऊपर भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तनकीद करने वाले क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इसका जो अभी तक जो इकॉनमी की बेहतरी है वो सिर्फ हमें किताबी नज़र आती है या फिर हुकूमत की जानिब से आदाद व शुमार के अंदर नज़र आती है। इसका आम आदमी को फ़ायदा कब होगा? इसके हवाले से आप क्या समझते हैं, आम आदमी को इसका कितना फ़ायदा हुआ है और कितने समारात मिलेंगे आम आदमी को आइंदा आने वाले दिनों में? जी बहुत शुक्रिया। अगर हम आम पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा फायदा पिछले 2 सालों में नजर आ रहा है वो है कि आपके रुपए की कीमत मुस्तहकम है जी। अगर रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम है तो जो आपकी इंपोर्ट बिल है, जो आपकी इंपोर्टेड चीजें हैं, खा वो खुर्दनी तेल है, खा वो आपका पेट्रोल है, डीजल है, या अद्वियात हैं, या बाकी बहुत सी चीजें जो कि पाकिस्तान में नहीं बनती और इंपोर्ट होके आती हैं, इवन रॉ मटेरियल जो कि हमारे एक्सपोर्ट की बेस बनता है, वो अगर आपका रुपया जो है मुस्तहकम है, प्रेडिक्टेबल है, तो ना सिर्फ ये कि साथीन की जो कुव्वत खरीद है उसको स्टेबल रखता है, बल्कि किसी भी किस्म की जो फिस्कल प्लानिंग है उसको वो जो है प्रेडिक्टेबल रखता है। और ये मेरा ख्याल में सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होने की वजह से जो समरात हमें मिल रहे हैं। जो शिकायत है जॉब्स जो है उनमें इजाफा ना होने की, या जो शिकायत है कीमतों में जो इजाफा हुआ वो 2 साल पुराने नर्ख पे वापस नहीं गया, या इस तरह की बाकी वो बिल्कुल जायज शिकायत है, लेकिन उसके लिए आपकी जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। उन पॉलिसीज में हमें देखना होगा कि हम अपने इकोनॉमी के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, खा वो मैन्युफैक्चरिंग है, खा वो सर्विसेज है, खा वो एग्रीकल्चर है, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। और यहाँ पर मुझे याद दिलाना होगा कि ये तीनों सेक्टर्स जो हैं
जो ऐसे हैं जो कि सूबों के डोमेन में आते हैं। वफाक जो है वो अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकता। वफाक को जाहिर है कि उस पर सपोर्ट करना होगा, लेकिन जब तक सूबे और वफाक मिलके इस पे कोई अब एक्शन प्लान नहीं बनाते हैं, शायद अकेली वफाकी हुकूमत जो है वो इस पे कोई खातिर खा रिजल्ट जो है वो नहीं दे पाएगी, सिवाय इसके कि वित्त की एलोकेशन जो है वो थोड़ी बेहतर कर दी जाए या जो मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैं स्पेशली बलोचिस्तान और केपी के लिए उनमें इजाफा कर दिया जाए। तो हमें इस वक्त जो मैक्रो इकोनॉमी जो थोड़ी बेहतर हुई है उसके समरात को नीचे तक पहुंचाने के लिए इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस और नेशनल प्लानिंग की जरूरत है। और वो नेशनल कंसेंसस और नेशनल प्लानिंग जो है वो तभी आ पाएगी अगर मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो है वो एक पेज पे आती है और फिर वो देखती है कि उनके सूबों में क्या चीज सबसे ज्यादा मुतासर कर रही है। एग्रीकल्चर अगर पंजाब में क्लाइमेट चेंज से हिट हो रहा है तो जाहिर है कि वफाक और सूबे को मिलकर क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट एग्रीकल्चर पे काम करना होगा। अगर सर्विसेज सेक्टर जो है वो सिंध में हिट हो रहा है तो उसके लिए सिंध की सूबाई हुकूमत और वफाक को मिलकर सर्विसेज सेक्टर को बेहतर बनाने की बात करना होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एनर्जी पॉलिसी की वजह से तजब्जुब का शिकार है, सोलर नेट मीटरिंग का क्या बनेगा, जो इस वक्त कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो क्या है, या एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर और फेडरल गवर्नमेंट को मिलकर IMF के साथ बात करना होगी कि कैसे इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव किया जा सकता है। आबिद साहब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से आपने बात की, ये अभी इस वक्त का राइट नाउ हम देखें तो वन ऑफ द ग्लोबल इशू राइट नाउ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट्स के जरिए कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इकोनॉमी की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपको क्या लगता है ये मुमकिन हो पाएगा और अगले 6 माह में कितने ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं? मुमकिन होने को तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। अब तो सब ये देखना है हमें कि एक्सपोर्ट के लिए मेजर बॉटलनेक क्या है। अगर एक्सपोर्ट के लिए मेजर बॉटलनेक जो है वो एनर्जी की कॉस्ट है तो जाहिर है कि एनर्जी को बेहतर बनाना होगा। हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस पे कंप्रोमाइज किए बगैर एनर्जी की कॉस्ट जो है उसमें बेहतरी ला सकते हैं। अगर उस पर चैलेंज जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का इशू था तो हुकूमत को उस तरफ काम करना होगा। अगर टैरिफ है तो टैरिफ को हमें देखना होगा कि ये जो अमेरिकन टैरिफ में हमें थोड़ा सा कंपेटिटिव एडवांटेज मिला सकता है कि बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में, तो उससे हम कितना फायदा उठाने की पोजीशन में है, कितना फायदा हम उठा पाए। तो बेसिकली एक्सपोर्ट जो है वो रातों रात नहीं बढ़ सकती और ना ही एक्सपोर्ट के लिए कोई जादू की छड़ी है जो घुमा दी जाए तो एक्सपोर्ट चलना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा हमें सेक्टर टू सेक्टर और थोड़ा सा कंट्री टू कंट्री देखना होगा। हम वैल्यू एडिशन फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट बास्केट अभी भी बहुत महदूद है। वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, वो एग्रीकल्चर डिराइव्ड प्रोडक्ट हैं, चावल हैं, उसमें आपके आम हैं, लेदर है, थोड़े बहुत ऑरेंजेस हैं। अब अगर यही प्राइमरी प्रोडक्ट जो है ये बेच के हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं तो जब तक इसमें वैल्यू एडिशन नहीं आएगी ये चीजें जो है ये आपको कभी भी एक साउथ एशियन जाइंट नहीं बना पाएंगी। तो हमें देखना ही होगा कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन जो है बिल्कुल ऐसी आपने जो वैल्यू एडिशन की बात की सुलैरी साहब, हमें काफ़ी पीछे है। मुझे लास्टली क्विकली बताइएगा कि हमने अक्सर देखा है कि जब 2008 में अगर मैं गलत नहीं हूँ एक रिसेशन था पूरी दुनिया में, पाकिस्तान भी उसकी लपेट में था। अभी भी पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आप अमेरिका की, इंग्लैंड की, कनाडा की मिसालें आपके सामने है कि हर कोई स्ट्रगलिंग फेस में है, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए उनकी पॉलिसीज बन रही हैं। सो ये जो बूम है ये हमें कब तक नजर आएगा पूरी दुनिया की इकोनॉमी में? देखिए, इस वक्त जब तक अमेरिकन पॉलिसीज जो हैं वो उनमें प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आती, पूरी दुनिया जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का शिकार है। आप देखेंगे इस वक्त अमेरिकन दोस्त अमेरिका के और अमेरिका के हरीफ जो हैं वो दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। EU को भी उसी तरह से टैरिफ की धमकियां जो हैं वो लग रही होती हैं जिस तरीके से चाइना को या ईरान को लगी होती है। तो जब तक इस किस्म की प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो नहीं आएगी, जाहिर है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो वापस
अपनी पुराने वाली डगर पे नहीं जा पाएगी। वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम इन डिटेल डिस्कशन कर रहे थे इकोनॉमी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। एक्सपोर्ट्स की जो बात हो रही है वो रातों रात का खेल नहीं है, बहुत कुछ देखना होगा जिस तरह से आबिद सुलैरी साहब ने फरमाया। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, मुल्क की सियासत पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। आज हम पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे, जहां पे मामला सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रहे। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए सख्त शर्त रख दी है, दूसरी तरफ PTI पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की भी सख्त मुखालफत करती हुई नजर आ रही है। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इसके खिलाफ करारदाद की मंजूरी के बाद ये मामला मजीद सियासी दबाव में तब्दील हो चुका है। अब वफाकी हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है कि वो इस दाखिली मुखालफत, पार्लिमानी रद्द-ए-अमल और अवामी बयानिए को कैसे संभालती है, क्योंकि खारजा पॉलिसी जैसे हसास मामलात में सियासी तकसीम हमेशा बड़े असर दिए। और इसी पे आज हम बात जी हाँ, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट असदुल्ला साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइए कि सर, जिस तरह से हसनैन ने बात की कि PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए अब कड़ी शराइत तो आयद कर दी हैं, असद कैसर साहब की बात की जाए तो उन्होंने भी वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात की शुरुआत के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात है, मुशावरत है। हालांकि अब देखा जाए तो पहले की शराइत से अब वाली शराइत थोड़ी मुख्तलिफ हैं और ये मुलाकात भी नहीं होती, तो क्या कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती? आपको क्या लगता है, आप कोई डेडलॉक कब तक ये जारी रहेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात पहली दफ़ा नहीं की है, ये उनका पहले से मुतालबा है। वो समझते हैं कि, और सलमान राजा साहब बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि अगर इमरान खान को शामिल किए बगैर मुज़ाकरात होने हैं तो फिर ये मुज़ाकरात नहीं है, बल्कि ये बस चाय की प्याली पर होने वाली एक नशस्त है। तो चाय पिएँ, बिस्किट खाएँ और घर चले जाएँ। इन मुज़ाकरात का कोई मानी नहीं होगा, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं होंगे ये कोई मुज़ाकरात नहीं है। और PTI को ये भी लगता है कि ऐसा करने से हुकूमत ये तासुर देना चाह रही है कि बात इमरान खान से आगे चली गई है और बात जो है वो इमरान खान की पार्टी के हाथ में आ गई है। यानी उनकी पार्टी बाइख्तियार है, इमरान खान माइनस हो गए हैं। यानी इससे इमरान खान के माइनस होने का तासुर जाएगा कि उनकी पार्टी इमरान खान के बगैर भी आगे बढ़ गई है और बातचीत कर रही है, जबकि पार्टी ये तासुर देना नहीं चाहती और वो चाहती है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल रेलेवेंट रहें और उनसे बातचीत हो, वो मैंडेट दें बातचीत करने का, मुज़ाकरात करने का, तो मुज़ाकरात हों। तो मेरा ख्याल है कोई ये नई बात नहीं की, पुरानी बात उन्होंने दोहराई है और इस बात में मंतिक भी दिखाई देती है और बात भी सही है। देखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई और जमात है, पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी के लोगों से ये कहा जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी से कह दिया जाए या कोई उनकी और शहरी रहमान साहबा से कह दिया जाए कि आप 18वीं तरमीम के हवाले से जो 28वीं तरमीम में हम फैसला करना चाहते हैं वो आप लोग फैसला कर लें, बिलावल से मशवरा नहीं करना और जरदारी साहब से मशवरा नहीं करना, तो क्या पीपल्स पार्टी ऐसा कर सकती है? भाई, अहम तरीन मामलात पार्टी लीडरशिप के इल्म में लाए बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये मुतालबा करना ही बेकार है कि जी इमरान खान से तो आपकी बातचीत नहीं कराएंगे, आप आए मुज़ाकरात करने के लिए। तो वो ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी नहीं, करेगी तो उसका फायदा नहीं होगा, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यही वजह है कि इस शर्त को ठीक हो गया। असदुल्ला साहब, मुझे ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शमूलियत की भी हमें सख्त मुखालफत करती हुई नजर आ रही है और अब तो KP असम्बली में इसके खिलाफ करारदाद भी मंजूर हो चुकी है। ऐसे में आप क्या समझते हैं, वफाकी हुकूमत के सियासी रद्द-ए-अमल में कोई तब्दीली आएगी? क्योंकि दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ना सिर्फ KPK में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। देखिए, ये मामला ऑलरेडी पार्लियामेंट में आना चाहिए था। सबसे अच्छी बात तो ये होती पार्लियामेंट में आता ये मामला, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी राय का इजहार करती, पीपल्स पार्टी करती, बाकी सियासी जमातें अपनी राय देती, इस पर एक डिस्कशन होती, उस डिस्कशन के बाद इसको काबीना में ले जाया जाता, काबीना इसकी मंजूरी देती और ये मामला, अगरचे तब भी इस बात का इम्कान था कि अपोजिशन की मर्जी या मंशा के बगैर हुकूमत आगे बढ़ जाती और वही फैसला करती जो उसने अब किया है। लेकिन कम से कम ये ना होता कि उसके बारे में कहा जाता कि जी ये तो किसी ने अकेले में फैसला कर लिया है। मसलन अब देखिए कि फैसला जब हुकूमत कहती है कि ये हुकूमत का फैसला है, तो हुकूमत तो डेफिनेशन के मुताबिक काबीना को कहते हैं, काबीना का फैसला ही हुकूमत का फैसला तस्वुर होता है। अगर कोई फैसला काबीना से नहीं हुआ तो वो हुकूमत का फैसला तस्वुर नहीं होता। हुकूमत की डेफिनेशन ही काबीना है, तो अगर काबीना से मंजूर नहीं कराया तो फिर फैसला किसने किया? तो अब खिफत मिटाने के लिए हुकूमत ये कह रही है कि नहीं जी, कभी काबीना से डिस्कस हुआ था,
शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि काबीना ने मुझे इख्तियार दिया था कि मैं ये फैसला कर सकूं। नहीं भाई, इख्तियार नहीं होता, काबीना मंजूरी देती है, इख्तियार नहीं देती काबीना। काबीना के 6 लोग जुबानी आपको कह देंगे जी आपको इख्तियार है, आप जो चाहें कर लें, ऐसा नहीं होता। एक चीज़ आती है काबीना के सामने, काबीना उसकी मंजूरी देती है तो वो पास हो जाती है और फिर वो आगे हुकूमत का फैसला बन जाता है। चूंकि ये नहीं हुआ, अब हुकूमत अपनी खिफत मिटाने के लिए कह रही है कि किस काबीना से मंजूर हुआ था। भाई काबीना का इजलास किस दिन हुआ था, कौन से इजलास में मंजूर हुआ था, उसके मिनट्स कहाँ हैं, उसकी डिटेल्स कहाँ हैं? तो नहीं है हुकूमत के पास। तो ये मेरा ख्याल है गलत किया है हुकूमत ने कि कहीं भी डिस्कस किए बगैर, अगरचे इस पे अभी कुछ ही दिन पहले हमारी जो हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात हुई, उनके सामने भी ये सवाल रखा गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए इस पर बहुत सी मुशावरतें हुई हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनसे भी इंगेजमेंट्स थी, उनकी राय भी ली गई है। ये नहीं हो सकता कि सऊदी अरब और तुर्की और आपके दीगर दोस्त ममालिक एक फ़ैसला कर रहे हैं और आप उन्हें तनहा छोड़ दें और आप पीछे हट जाएं, और आप अकेले तो नहीं रह सकते, आप अपने ग्रुप से या अपने दोस्तों से कट के तो नहीं रह सकते, दोस्त ममालिक से कट के नहीं रह सकते। बात ठीक है, समझ आती है, ये बात लॉजिक भी है, मंतिक भी है इसमें, लेकिन ये तो नहीं कहा होगा दोस्त ममालिक ने कि आप इसे काबीना में डिस्कस ना करें और उनकी मंजूरी के बगैर आप हमारे साथ आ जाएं। तो अगर काबीना से हुकूमत मंजूरी लेना चाहती तो कौन सी काबीना है जो इनकार कर देती या ये कह देती? पाकिस्तान में क्या काबीना ये कर सकती है कि एक फैसला हो जाए आला सतह पर और काबीना उसे रिफ्यूज कर दे या हाथ खड़े कर दे, कहे कि हम तो इसकी अप्रूवल नहीं देते? तो एक हुज्जत ही तमाम करनी थी ना, कर ली होती तो ये प्रॉब्लम ना होता। तो मेरा ख्याल है ये मसला हुकूमत ने अपने लिए खुद पैदा किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मसले खुद ही पैदा किए हुए हैं। अच्छा, एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है असदुल्ला साहब, आप हम रहेगा, एक न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मजीद डिस्कशन भी। मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से अब फवाद चौधरी साहब की बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि पीटीआई अपना एहतजाज 2 से 3 माह तक जारी रख सकती है, एक लंबा टाइम पीरियड है। आपको क्या लगता है हुकूमत की इसके खिलाफ क्या हिकमत अमली हो सकती है? 2014 वाले धरने की तरह हो सकता है ये मामला भी फिर? देखिए एहतजाज तो तहरीक इंसाफ कर ही रही है ना जी, 2-3 साल से कर रही है। अब मुसलसल जारी रखने से मुराद अगर उनकी ये है कि कोई इस नौयत का धरना दे के बैठ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मुझे इसका कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। अच्छा, ना इस वक्त पोटेंशियल है, ना इस वक्त माहौल है, ना तहरीक इंसाफ ने इस तरह से तैयारी कर रखी है। ये 8 तारीख को एक इवेंट होगा, 8 की शाम को हम ये बहस कर रहे होंगे कि ये इवेंट कामयाब या रहा या नाकाम। तहरीक इंसाफ के लोग अपने डिजिटल मीडिया पर पोस्ट करेंगे जिसमें शटर गिरे हुए होंगे, सड़कें सुनसान होंगी और सड़कों पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहीं कहीं रैलियां निकाल रहे होंगे और ये एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत के हामी लोग सड़कें खुली हुई दिखाएंगे जहाँ पर ट्रैफिक चल रहा होगा, और ट्रैफिक आपको पता है कि ट्रैफिक बिल्कुल बंद नहीं होता। ट्रैफिक चलेगा, ज़ाहिर है लोग निकलेंगे, अपनी मजबूरी में भी निकलेंगे, काम के सिलसिले में भी निकलेंगे, सड़कों पर आएंगे। लोग तो कर्फ्यू में भी घर नहीं बैठते, कोविड में भी घर नहीं बैठते थे, सड़कों पर आते थे। तो हुकूमत के लोग जो हैं उसकी वीडियोस बनाएंगे, उसको पोस्ट करेंगे। तो ये बहस होती रहेगी कि हड़ताल कामयाब रही या नाकाम, और उसके बाद फिर चंद दिन के बाद कोई और एक्टिविटी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखिए कर क्या रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल एहतजाज ही के अमल से गुजर रही है। सुहेल अफरीदी लाहौर जाते हैं, लाहौर से वापस आते हैं तो लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद चकजी चले जाते हैं लाहौर। सुहेल अफरीदी कराची चले जाते हैं, वो कराची में जाते हैं, पीछे पेशावर में यूथ का कन्वेंशन हो रहा होता है, यूथ का कन्वेंशन ख़त्म होता है, सुहेल अफरीदी वापस आ जाते हैं, सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर निकल जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अडियाला जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ रात भर का धरना दे देते हैं। तो एक्टिविटीज़ तो चल रही हैं, पीटीआई की शक्लें बदल रही हैं, दिन बदल रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के अमल से नहीं गुजरे, मेरा ख्याल है कि वो एहतजाज के अमल से तो गुजर ही रहे हैं। उस 2014 के धरने से इसकी मुमासरत नहीं बनती, ना उसके साथ इसको ऐसे इस तहरीक को कंपेयर किया जा सकता है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि असीरान की रिहाई नहीं हो जाती और जो इंतखाबात का एक ठीक हो गया मामला। अच्छा, मुझे लास्ट में ये भी बताइएगा कि गवर्नर पंजाब का कहना है कि हुकूमत का साथ देना मोहब्बत नहीं मजबूरी है। सो अब मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के दावे सामने आना, फिर अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल को कहना, तो ये क्या बयान जो है वो इत्तेहादी हुकूमत से फासले और आइंदा सियासी जो रीअलाइनमेंट है उसका इशारा दे रहा है, या सिर्फ पार्टी वर्कर को मुतारिक किया जा रहा है, स्पेशली पंजाब के पार्टी वर्कर को? देखें, ये कुछ भी नहीं है, ये बयानात हैं जो पहले दिन से गवर्नर पंजाब दे रहे हैं।
इस पर हनीफ अब्बासी साहब का वो जुमला जो है वो हमेशा एक पंच लाइन की तरह आपके जहन में आना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही, ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। पीपल्स पार्टी के पास कोई और जॉब नहीं है, पीपल्स पार्टी इसी जॉब पर उसी तनख्वाह पे काम करती रहेगी जब तक कि कहीं पर तय नहीं हो जाएगा कि ठीक है अब पीपल्स पार्टी का रोल मुख्तलिफ होना चाहिए, पीपल्स पार्टी को अपोजिशन के रोल में चला जाना चाहिए, और ये तब होगा जब इलेक्शन करीब आएंगे। पीपल्स पार्टी अपना रोल हकीकी मानों में तब तब्दील करेगी जब इलेक्शन आ रहे होंगे। बाकी ये हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। आपको याद होगा कि पीडीएम की हुकूमत से निकलने के बाद बिलावल साहब जो हैं, जब हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद जब गए थे इलेक्शन में, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को बहुत तनकीद का निशाना बनाया और इलेक्शन के फौरन बाद इत्तेहादी बन के बैठ गए। तो इसलिए मैं इसे कोई बिल्कुल संजीदा नहीं ले सकता कि कोई पीपल्स पार्टी और नून लीग भी को लड़ाई हो रही है। हाँ, इसमें एक संजीदा नौयत की जो है वो बयानबाजी हुई थी जब सैलाब आया था और मरीम नवाज साहबा और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक तकरार शुरू हो गई थी, वो एक संजीदा नौयत की बात थी। ये वाली मौसीकी जिसको शेख रशीद साहब हल्की फुल्की मौसीकी कहा करते थे, ये तो चलती रहती है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, तो इसका मुझे कोई नतीजा बराबर ये सिर्फ मौसीकी ही है, वक्तन फवक्तन नजर आती है और आइंदा भी मुझे लगता है ऐसे ही सूरत हाल होगी। थैंक यू सो मच असदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम तालीम के आलमी दिन पर PGCL लाया आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आईटी के हवाले से बात कर लेते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। आज की ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ डाटा स्टोरेज नहीं बल्कि एक ज़हीन निज़ाम बन चुकी है, और इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है। अब कंपनीज को बड़े बड़े सर्वर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। क्लाउड पर मौजूद AI टूल्स उनके सेकंड्स में उनके डाटा का तज्जिया भी कर लेते हैं, फैसला साजी भी तेज़ कर लेते हैं, और कारोबार से लेकर सेहत, तालीम, बैंकिंग और मीडिया तक हर शोबे को खुदकार बना दिया। लेकिन इस इनकलाब का एक दूसरा रुख भी है जो शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आज AI सिर्फ सहूलत नहीं दे रहा बल्कि हकीकत और धोखे के दरमियान एक लाइन भी ख़त्म कर रहा है। हम रोज़ देखते हैं कि ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर सामने आती हैं जो इतनी रियलिटी के करीब होती हैं कि आम इंसान तो दूर की बात है, माहिरीन भी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, और ये असल है या फिर AI है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब झूठ इतना रियल लगने लगे तो फिर हकीकत की पहचान कैसे होगी? क्या वाकई हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो 100% बता सकें कि ये वीडियोज़ या फिर तस्वीर AI है या फिर असली है? अगर हैं तो वो कैसे काम करते हैं और आम आदमी इनका इस्तेमाल कैसे करता है, इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए इन स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी है मिस गुलश्ताक साहिबा। आप IT एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जिस तरह हसनैन ने जिक्र किया कि अब क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर AI ने चीज़ों को इतना आसान बना दिया और इतना तेज़ बना दिया है कि हम सोचते हैं कि हमें मतलब इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, लेकिन ये कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जिक्र करूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि यूजुअली एक आम फहम जो इंसान है वो ये समझता है कि ये सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए या तस्वीर बनाने के लिए। एक्चुअली आर्टिफिशियल बिल्कुल जिस तरह शुरू में जब इंटरनेट आया था तो ये एक अच्छी पर्पस के लिए आया था, लेकिन लेटर ऑन उसको मिसयूज़ किया गया। दुनिया में कोई भी चीज़ आती है उसको मिसयूज़ किया जाता है डेफिनेटली। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक्चुअली इंसान का काम आसान बनाने के लिए बनाई गई थी, और इसको जैसे आप जब एक देखते हैं कि एक पायलट जब एक जहाज़ को जब ड्राइव कर रहा होता है तो उसमें साथ में एक को पायलट होता है। तो को पायलट का पर्पज़ ये नहीं कि उसने 100% उस जहाज़ को ड्राइव करना है, बल्कि उसने जो पायलट है, मेन पायलट, उसकी हेल्प करनी है। जस्ट लाइक दैट AI जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए आई है। अब AI तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। AI जो है वो आजकल अमराज की तशख़ीस में भी इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप के पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको एक बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल ईमेल टाइप करनी है तो आप AI से हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपका एक मीडिया से ताल्लुक़ है आपका, आप लोग डेली बेसिस पे कितनी चीज़ों में AI से हेल्प लेते होंगे। रिसर्च को AI ने आसान बना दिया। अब इसमें जो एक आम फहम इंसान यही समझता है कि शायद इसका पर्पज़ सिर्फ तस्वीर को चेंज करना या वीडियोज़ को चेंज करना। हाँ, बिल्कुल ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि फोरेंसिक लेवल पे ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो बनी हुई तस्वीर है या बना हुआ जो वीडियो है ये AI से बनाया गया है। तो ये बिल्कुल ऐसे सॉफ्टवेयर है। अच्छा गुलनाज, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि काफ़ी
ऐसे लोगों की होती है जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, अपोजिशन से होता है, लेकिन सियासतदानों की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। हम अक्सर उनके ऊपर बात भी करते हैं कि वो होती गलत हैं, उनकी लिपसिंग उसी तरह की होती है, जो मकसद किसी लगाने वाले का होता है वो आवाम को डिस्ट्रैक्ट करना होता है। So, इस तरह की वीडियोस का अभी पहचान करना बहुत मुश्किल है, और बहुत सारी हमारी कम्युनिटी ऐसी है जो इलिटरेट बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं जी हमने सुना था वो शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया, खान साहब तो बाहर आ गए, उन्होंने बाहर आके ये बयान दे दिया, और मुल्क में इन चीज़ों को किस तरह से हम काउंटर कर सकते हैं? देखिए, एआई कोई इतना नया फील्ड नहीं है। एआई की इब्तिदा 80s में हो चुकी थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं थी जैसे कि अब वो एक चीज़ जो है सामने आ गई। बेसिकली तो एआई पिछले 20 साल से बड़ी-बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये जो कि लोगों को कहा जाता है कि जब तक आपको उस चीज़ की हकीकत के बारे में ना पता हो तो आप उसको कभी भी एक्सेप्ट ना करें। अब जैसे जैसे ट्रेंड्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं तो लोगों में एक रवैया, बिहेवियर पैदा होता है कि वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली अब लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि हर चीज़ जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर नज़र आ रही है वो ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिनल हो, वो फेक भी हो सकती है। और एआई जनरेटेड वीडियोस लोग फ़ौरन पहचान रहे हैं। मैंने अभी देखा था कुछ अर्सा पहले एक ऐड आया था, एक बड़े मशहूर बैंक का ऐड आया था, तो लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि अब एड्स तो आप कम से कम एआई में ना बनाएं। तो एआई की वीडियोस जो है वो लोग डेफिनेटली उसको पहचान पा रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली इस चीज़ के ऊपर आप देख रहे होंगे कि लोगों को पता चल जाता है। लेकिन क्या इसके साथ कोई ऐसे भी मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है कि इसको काउंटर किया जा सके गवर्नमेंट लेवल पर भी? जी जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे एआई के कवानीन बने हैं बहुत ज़्यादा, और इसके ऊपर काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ हैं जो कि इसको इनकाउंटर कर रही हैं। इसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिबल एआई का एक फैक्टर है जो आपने सुना होगा। तमाम जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं सॉरी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में बताती हैं कि आपने अगर एआई को इम्बेड करना है किस चीज़ में, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप आंखें बंद करके वो चीज़ उसमें डाल देंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह फुलफ़िल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एआई से रिलेटेड एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आप एआई का फीचर ऐड करते हैं, तो आपने सबसे पहले उस पर अच्छी तरह से रिसर्च करनी है कि जब एंड यूज़र किस तरह का होगा,